हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो थोड़ा सा चैप्टर रहता है, चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, क्लास 8th का जो हमारा चैप्टर थोड़ा रहता है, उसके 2 टॉपिक्स रहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रिजर्वेशन। आपने देखा है कि हमारा फूड हम उसको पकाते हैं, कुक करते हैं खाने को, और वो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है, कई बार उसका कलर चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये सब, तो उसको ना मतलब प्रिजर्व करने का, उसको बचाने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। कैसे बचाते हैं हम? आपने देखा होगा कि अगर आप मैंगोज़ लेके आते हो तो वो ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन के बाद वो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर मैंगो का पिकल डाला जाता है, अचार डाला जाता है, तो वो तो कितने टाइम तक चलता है, वो ख़राब नहीं होता। तो क्या होते हैं वो, क्यों नहीं होता वो ख़राब? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है। जैसे ऑयल, उसमें क्या डाला जाता है? पिकल के अंदर ऑयल डाला जाता है। तो मतलब कुछ ऐसी, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट के अंदर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसा भी उनका एनवायरनमेंट, वो कैसा भी, चाहे कोई कितना भी हॉट, कितना भी कोल्ड, कितना भी मार्शी लैंड, कितना भी डेजर्ट रीजन, कुछ भी हो, वो हर जगह रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है, या फिर बिल्कुल वो किल हो जाते हैं। समझ आ गया? कुछ ऐसे हैं जैसे ऑयल है, विनेगर है, शुगर है, सॉल्ट है, और ऑयल, एडिबल ऑयल मैंने आपको बताया। ठीक है, और कुछ केमिकल्स भी हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ठीक है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, और कुछ ऐसे मैंने ये नोट डाउन किए हुए हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो और फूड का जो खराब होना होता है ना, फूड जब खराब हो जाता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल और फिजिकल 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो खाली ऊपर से चेंज हो, खाली ऊपर से चेंज हो। जैसे आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, फिर वाटर मेल्ट होके किस में कन्वर्ट, फिर पहले आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वाटर को फ्रीज कर देंगे फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ उनकी बनावट चेंज हुई है, पानी लिक्विड फॉर्म में है और आइस सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन ये तो खाली बनावट में चेंज हुआ है, लेकिन उसके अंदर है तो H2O के मॉलिक्यूल ही हैं वही। लेकिन अगर उसके अंदर भी चेंज हो जाए, बनावट के साथ साथ उसके अंदर अंदरूनी चेंजेस भी अगर आ जाएं, जैसे फूड है, फूड जब हम बनाते हैं तो उसकी स्मेल कुछ और होती है ना, और जब वो ख़राब हो जाता है जब और होती है। ऐसे ही जब बनाते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन जब ख़राब हो जाता है मतलब कलर उसके, अगर केवल शेप में चेंज आता है, केवल शेप में चेंज आता है तो वो फिजिकली होता है। लेकिन अगर उसके कलर में चेंज आए, टेस्ट में चेंज आ जाए, तो वो सब केमिकल चेंजेस। तो फूड का खराब होना क्या होता है? केमिकल चेंज। तो इसके लिए काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं स्पेस लूँगी, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, एडिबल ऑयल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य। जो तेल होता है, ठीक है, ये सब फूड को प्रिजर्व, फूड को सुरक्षित, फूड को बचाने के काम आते हैं ये सब। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते। अच्छा, ये क्यों ऐड किए जाते हैं? फूड को बचाने के लिए, या फिर मैं अगर बोलूं टू चेक growth, to check the growth of microorganism, to check the growth of microorganism, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। समझ आ गया? जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल मैंने जो बताया ये क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये भी फूड में, जैसे पिकल्स हो गया, अचार हो गया, उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो जल्दी से। अच्छा, कुछ और भी पढ़ लेते हैं, हेडिंग मैंने डाली हुई है, बस थोड़ा थोड़ा आपको मेरे साथ बने रहना है।
ठीक है। जैसे कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे किस किस के अंदर डाल देते हैं, मीट के अंदर डाल दिया, ठीक है, फिश के ऊपर डाल दिया, ठीक है, आंवला के ऊपर डाल दिया, ठीक है ना, और रॉ मैंगोज के ऊपर डाल दिया जो कच्चे आम होते हैं, ठीक है ना, और टैमरिंड के ऊपर डाल दिया, इमली जो होती है टैमरिंड, इनके ऊपर डाल दिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इनके ऊपर अगर आप सॉल्ट लगा के रख दोगे, नमक डाल के रख दोगे, तो ये कुछ टाइम के लिए बचे रहेंगे, मतलब जल्दी से खराब नहीं होंगे। समझ आया? मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज जो कच्चे आम, टैमरिंड, इमली, ये सब अगर आप उन पर सॉल्ट लगा दोगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, जल्दी खराब नहीं होंगे, ठीक है। शुगर, अच्छा ये क्या करते हैं, ये चीजें जो हम डाल रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जल्दी से बढ़े ना, वो खराब ना कर पाए खाने को, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अब जैसे शुगर हो गया, शुगर को किस में ऐड किया जाता है, जैम्स में किया जाता है, जेलीज में किया जाता है, ठीक है, स्क्वैशेस में किया जाता है। स्क्वैश भी किससे बनता है, फ्रूट से ही बनता है ना, स्क्वैश भी, ठीक है। जैम्स हो गई, जेली हो गई, स्क्वैश हो गए, इन सब में क्या ऐड किया जाता है, शुगर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर डाल, ऑयल जैसे कि पिकल्स, अचारों को बचाने के लिए अचारों में क्या मिलाया जाता है, विनेगर्स मिलाया, ऑयल मिलाया जाता है ना। तो ये किस में मिलाए जाते हैं, पिकल वगैरह में, किस में मिलाए जाते हैं, पिकल। पिकल मीन क्या होता है, अचार होता है, पिकल मीन क्या होता है, अचार होता है। और किस में मिलाए जाते हैं, जैसे कि हमारा फ्रूट हो गया, फिश हो गया, ठीक है। जो विनेगर वगैरह किस में मिलाए जाते हैं, फ्रूट्स में मिलाया जाता है, वेजिटेबल्स में मिलाया जाता है, फिश में मिलाया जाता है, एग में मिलाया जाता है। तो इन सब में क्या मिलाए जाते हैं, विनेगर मिलाए जाते हैं, और ऑयल भी डाला जाता है, जैसे पिकल्स में डाला जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर आप दूध को, अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क को आपने बॉईल कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है, अगर आप बॉईल कर दोगे तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हॉट, एक तो हीट करना, किसी चीज को बॉईल कर देना, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, या फिर कोल्ड कर देना, जैसे हमारे घर में फूड बनता है जो भी, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए सही रहता है ना वो, तो कोल्ड ट्रीटमेंट, या तो किसी चीज़ को हीट कर दो आप, जैसे लाइक मिल्क हो गया, या फिर कोल्ड कर दो, मिल्क को भी हम रखते हैं फ्रिज में, ठीक है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट और हॉट ट्रीटमेंट से भी हीट करने से भी बच जाते हैं। स्टोर एंड पैकेजिंग, आपने देखा है ना कि जो पैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं, मार्केट से जो पैकेट्स में चीज़ें आती हैं, वो पैकेट एयर टाइट होते हैं, मतलब उनमें एयर पास, मतलब एयर अंदर नहीं आ पाती, तो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं वो। तो ऐसे भी एयर टाइट पैकेट्स में उसको स्टोर किया जाता है, उसकी पैकेजिंग, पैकेट्स को पैकेज कर दिया जाता है, सामान को पैकेज कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि वो खराब ना हो। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो होता है पानी। पानी की वजह से मतलब चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो सबसे मेन है वो है पानी को इवेपोरेट करना। उसमें जितना भी वेजिटेबल्स वगैरह में ये किसके काम आता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गई, पालक हो गई, ठीक है, स्पिनच हो गई, मटर हो गई, ठीक है, कुछ फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो उनमें से मॉइस्चर को इवेपोरेट करा दिया जाता है। एक डिहाइड्रेटर होता है जो पानी को रिमूव करा देता है, पानी को उड़ा देता है, डिहाइड्रेटर। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी, और डी का मतलब उसको खत्म कर देना। तो जितना भी उसमें मॉइस्चर है, नमी है, पानी है, उसको क्या कर दिया जाता है, इवेपोरेट, भाप में उड़ा दिया जाता है। कौन करता है ये काम, डिहाइड्रेटर, ठीक है। तो इस वजह से भी जो आपका फल सब्जी है ये सुरक्षित रह सकता है, जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मैंने अभी बताया स्पेशल प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स मैंने बताए थे अभी, जैसे सोडियम बेंजोएट, क्या बताया मैंने, सोडियम बेंजोएट, ये केमिकल होता है, ठीक है।
और आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। समझ आया? अच्छा, अब पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन ये जो एक विधि है, ये एक प्रोसेस है, ये किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर। कौन से साइंटिस्ट थे? लुईस पाश्चर। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस वाली विधि को डिस्कवर किया था, इस प्रोसेस को उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपके पास मिल्क है, ठीक है, उस मिल्क को आप 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर दोगे, 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर दोगे अगर आप मिल्क को 15 से 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए अगर आप मिल्क को बॉईल कर दोगे 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पहले तो उसको बॉईल करना है मिल्क को, फिर उसको एकदम से ठंडा करना है, रैपिडली, जल्दी से कोल्ड करना है, ठीक है, बिल्कुल कूल करना है, एकदम ठंडा करना है, और फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देना है, ठंडी जगह पे उसको रख देना है, ठीक है। तो इससे वो मिल्क जो होगा वो खराब नहीं होगा। उसको पैकेट्स में बंद कर दीजिए, और जो वो पैकेट्स में जो दूध आता है ना, वो आप बिना उबाले भी उसको यूज़ कर सकते हो, बिना बॉईल किए हुए, ठीक है। वो खराब नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं होते हैं, क्योंकि उसको बॉईल करके ही पैक किया होता है, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी की थी लुईस पाश्चर ने। अच्छा, इररेडिएशन क्या होती है? इररेडिएशन होती है कि अगर फूड इररेडिएशन, रेडिएशन का मतलब जो रेडिएशंस होती है, किरणें होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई एक्स रेज हो गई, ठीक है, गामा रेज हो गई, ठीक है। अगर इनको किसी फूड के ऊपर, ये आपका फूड है, ठीक है, अगर इस फूड के ऊपर इन रेज को गिराया जाता है, मतलब इनको पास कराया जाता है, फॉल कराया जाता है इन रेज को, तो वो उस फूड में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब इस वजह से फूड प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। आपको समझ आए होंगे ये सारे। और भी शायद एक आधा अभी बच गया है, उसको देखती हूँ मैं क्या बचा है। हाँ जी, वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम ड्राइंग क्या होता है कि जो मिल्क होता है ना, आपने देखा होगा मिल्क का मिल्क पाउडर भी आता है, ठीक है। तो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना, उसमें जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी उसके अंदर वाटर है, वो सारा क्या कर देना, इवेपोरेट करवा देना, वो हटा देना, और मिल्क से क्या बना देना, मिल्क पाउडर। मिल्क से क्या बना देना, मिल्क पाउडर, और फिर उसको पैकेट्स में स्टोर कर दिया जाता है, और वो पाउडर आपने देखा होगा खराब नहीं होता है, वो पैकेट्स में स्टोर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है, किस मेथड से, वैक्यूम ड्राइंग से। तो ये सब आपके फूड प्रिजर्व करने के मेथड्स थे, समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है। तो अब हम एक हमारा टॉपिक और रहता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, वो 78% है, वो कभी भी ना उसकी जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होती, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। हमेशा नाइट्रोजन कितनी रहती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो नाइट्रोजन है वो है 78%, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और किस फॉर्म में होती है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो होती है N2 की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, समझ आ गया। इसमें हमारी नाइट्रोजन रहती है, और ये 78% है, और ये हमेशा क्या रहती है, इसका लेवल कांस्टेंट रहता है, समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली नाइट्रोजन होती है ना, इसको जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। प्लांट कहाँ से लेते हैं? प्लांट हर कोई चीज, प्लांट मतलब बस एक सन से, बस एक वो सनलाइट लेते हैं, बाकी सारी चीजें प्लांट कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। बाकी सारी चीजें कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा?
जो उनके तत्व होते हैं, नाइट्रोजन तत्व हो गया उनका, ठीक है, ये उनका तत्व है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, कोई भी उनके लिए जो खाद पानी कुछ भी डाला जाता है वो सब कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वो इस वाली फॉर्म की नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, N2 वाली फॉर्म की नाइट्रोजन को वो नहीं ले सकते। उनके लिए जो नाइट्रोजन है वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि NH3 में, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जैसे कि NH3 वो अमोनिया की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि NO2, जैसे कि NO3, नाइट्रिक, नाइट्रेट, इस वाली फॉर्म में इनको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो ये नाइट्रोजन के से ही बनने वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो जो प्लांट होते हैं वो इन फॉर्म्स में सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये नाइट्रोजन है ना ये चेंज होनी चाहिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, इन वाले कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ेगा। तो वो कई सारे प्रोसेस से होती है, जैसे कि ये है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। क्लियर? ये या तो लाइटनिंग के थ्रू, जो लाइटनिंग होती है उसके थ्रू भी ये वाली जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिखा हुआ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इसकी वजह से जो N2 होती है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, और वो सॉइल में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, या फिर ये तो फर्स्ट वाला मेथड है कि या तो लाइटनिंग की वजह से हो जाता है कई बार, ये तो है फर्स्ट मेथड। अच्छा, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, ये वाले बैक्टीरिया होते हैं एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये इसका दूसरा है, अभी यहाँ नहीं आए हम। एजोटोबैक्टर सॉइल के अंदर जैसे इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है, वो भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर कई सारे, जैसे आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गे मैंने बताया था, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे ये होता है, ये भी क्या करता है, N2 को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, और जैसे राइजोबियम हो गया, कौन? राइजोबियम, जो कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर का पौधा हो गया, ठीक है, जैसे पल्सेस दालों के पौधे हो गए, उनकी फलियों में रहता है राइजोबियम। मैंने कल शायद लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट नोड्यूल्स में उनके में राइजोबियम एक बैक्टीरिया रहता है, वो उस प्लांट के साथ उसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से लेन देन, मतलब जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वो उससे ले लेता है, उसको उसकी जरूरत है, तो सिम्बायोटिक, ठीक है ना, सहजीवी रिलेशन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, या राइजोबियम हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम आ गए अब। तो ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स्ड वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स्ड वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे वो क्या कर देते हैं, N2 को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट था कि या तो लाइटनिंग के थ्रू N2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कन्वर्जन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है,
वो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो नाइट्रोजन किस में मिल जाती है, सॉइल में मिल जाती है। अच्छा, अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिल गए सॉइल में, जिस तत्व की प्लांट को नीड थी वो सॉइल में आ गया है। ठीक है, अब उसको प्लांट सॉइल में से ले लेंगे क्योंकि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल के अंदर मिल चुके हैं ना, या तो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया होगा, या ब्लू ग्रीन एल्गे ने कर दिया होगा, या किसी और बैक्टीरिया ने, एजोटोबैक्टर, ऐसे किसी भी बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर, या फिर लाइटनिंग हो गई होगी उसकी वजह से, मतलब फाइनली सॉइल के अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आ चुका है। ठीक है, अब उस सॉइल में से कौन लेगा, प्लांट लेगा, अपटेक बाय प्लांट्स। अब उस नाइट्रोजन को जो सॉइल में आ चुकी है, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की फॉर्म में है, उसको कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा। प्लांट कहाँ जाता है, प्लांट या तो डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, क्योंकि जैसे एनिमल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं, और जो हम जो ह्यूमन बीइंग है तो हम मोस्टली मतलब इनडायरेक्टली हम प्लांट्स को खाते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारे सारे फल फ्रूट अनाज सब चावल सब उन्हीं से निकलते हैं ना। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली भी खाते हैं, पालक ये वो हम हरी सब्जियां खाते हैं जो। ठीक है, तो फाइनली प्लांट से जो नाइट्रोजन प्लांट ने सॉइल से ली थी वो कहाँ पहुंची, वो एनिमल्स में पहुंची। एनिमल, हम भी एनिमल की ही प्रजाति के हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर पहुंच गई। अब जब एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके वेस्ट में से जो उनकी डेड बॉडी होती है तो उनका जो वेस्ट होता है तो उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन ही होता है ना, तो वो नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होता है वो फिर से सॉइल में मिल जाता है, क्योंकि जो अंत में तो जो बॉडी होती है वो फंगी बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करके कहाँ मिला देते हैं, सॉइल में ही मिला देते हैं। तो फिर से वो नाइट्रोजीनियस जो हमारी बॉडी में होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो कहाँ पे मिल जाता है, फिर से सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड निकले थे उनको फिर से वो N2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ गया, जो ह्यूमन बीइंग जो उसकी बॉडी में से निकले थे उनको फिर से वो कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को N2 की फॉर्म में कर देते हैं। तो मतलब एट लास्ट एटमॉस्फेयर में N2 मिल जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये चक्र हमेशा चलता रहता है। फिर से नाइट्रोजन चली गई, मतलब यहाँ से जो एनिमल्स की जो बॉडी थी उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकल गया एनिमल की बॉडी में से। ठीक है, फिर वो कंपाउंड कहाँ मिल गए नाइट्रोजन के, सॉइल में मिल गए, क्योंकि फाइनली तो बॉडी कहाँ चली जाती है, मिट्टी में ही चली जाती है। फिर उस नाइट्रोजन को फिर मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को N2 को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट को N2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है ना आपको? तो लास्ट में वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल जाती है। यही प्रोसेस चलता रहता है और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है? अच्छा, मैंने कल आपको एक वीडियो कराई थी, उस वीडियो में मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा जहां मुझे लगा कि शायद बच्चों को यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो मैं आपके सामने पॉइंट्स रख देती हूँ एक बार, तो मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो कराई थी, मैंने कहा था जो यीस्ट होता है उसको हम डो के अंदर ऐड करते हैं। यीस्ट को कहाँ करते हैं? डो का मतलब होता है आटा। ठीक है, जब हम यीस्ट को डो के अंदर ऐड कर देते हैं तो डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब यीस्ट को इसके अंदर मिलाया जाता है ना, तो यीस्ट क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करते हैं, जल्दी से जनन करते हैं। जनन की प्रक्रिया बहुत तेज करते हैं, रैपिड, बहुत तेज ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। और ये रेस्पायरेशन भी करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है ना, सांस लेते छोड़ते, सांस लेते छोड़ते। तो उसमें ये रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर ये क्या करते हैं? CO2 निकालते हैं, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रेस्पायरेशन के अंदर। उस CO2 की वजह से डो का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मैंने जब कराया था ये, तो मैं इस वाले वर्ड को मेंशन करना भूल गई थी। रेस्पायरेशन करते हैं तब CO2 निकलती है। क्लियर? अच्छा, ये क्लियर हो गया। मैंने कल आपको कुछ बीमारियां बताई थी। ठीक है, पहले तो मैंने आपको पैथोजन बताया था, और मैंने आपको यहाँ वेक्टर या फिर कैरियर। पैथोजन तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियों को फैलाते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, बीमारी फैलाने वाले
सूक्ष्म जीव, इनको तो कहते हैं पैथोजन, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, पैथोजन। जैसे कि ये होता है हमारा कोलेरा, जो होता है कोलेरा, हैजा, ठीक है, हैजा हमारा फैलता है वाइब्रियो कोलेरी से, वाइब्रियो कोलेरी से, ठीक है। तो ये इसका पैथोजन है, जो फैला रहा है ना वो पैथोजन है, समझ आ गया। और वेक्टर और कैरियर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो सिर्फ पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये हमारी बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं करते, मतलब इनसे हमारी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ ये उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं। ये हो गया हमारा इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको बीमारी है, ये हुआ हमारा इन्फेक्टेड पर्सन। ये है हमारा हेल्दी पर्सन, जिसको बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है एकदम से, ये हेल्दी पर्सन है। तो जो इस बॉडी के पास पैथोजन होंगे ना, इसके पास तो डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन्हीं से तो ये इन्फेक्ट हुआ है। अगर इन पैथोजेंस को वो हेल्दी बॉडी तक ट्रांसफर कर देते हैं, ये वेक्टर या कैरियर, जैसे मक्खी होती, जैसे मच्छर होता है, कौन सा वाला मच्छर होता है, एडीज मच्छर, एडीज मॉस्क्यूटो फीमेल होता है। ये एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू के वायरस को, डेंगू एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है डेंगू, तो डेंगू के वायरस को कैरी करता है। जैसे ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इसको एडीज मच्छर ने काट लिया, ठीक है ना। अब एडीज जैसे मुझे हुआ है डेंगू, मुझे अगर एडीज मच्छर काट लेगा तो मेरा जो पैथोजन है, जो डेंगू का वायरस है, वो मच्छर की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अगर वो मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, अब जाके जो सही है, जो आदमी, अब उसको अगर काटेगा तो उसकी बॉडी में वो क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, मतलब वो वायरस उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो सिर्फ मच्छर ने क्या किया, मेरी बॉडी से ले जाके उस डेंगू वायरस को उसकी बॉडी तक पहुंचा दिया, ठीक है, तो सिर्फ कैरी किया उसको। तो ये होते हैं, इनको वेक्टर या फिर कैरियर बोलते हैं। जैसे कि ये होता है आपका, ये तो हो गया डेंगू का। जैसे मलेरिया का होता है, मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया एक प्रोटोजुआ से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो जो उसका प्रोटोजुआ होता है ना, जिससे वो फैलता है मलेरिया, तो एक मच्छर होता है एनाफ्लीज मच्छर, वो एनाफ्लीज मच्छर भी एक फीमेल ही होती है, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है, उस मलेरिया के प्रोटोजुआ को सिर्फ कैरी करके ले जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, समझ आ गया। तो ये दोनों में डिफरेंस थे। अच्छा, अब एक और चीज रहती है आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है ना, वो या तो एयर के थ्रू फैलती हैं, या वाटर के थ्रू फैलती हैं, या फिर वो फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं, ठीक है। एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट, मतलब इन सब चीजों से वो, या फूड से फैलती हैं, इनसे फैलती हैं वो। ये तो होती है कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब संक्रमित रोग, ठीक है, संक्रामक रोग इन्हें बोलते हैं। जैसे कि हम एयर में अगर किसी को कोल्ड है, ठीक है, किसी को जुकाम हुआ है, उसने, कोल्ड किससे होता है, वायरस की वजह से होता है, कोल्ड किससे होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। किसी को कोल्ड है, उसको स्नीज हुआ एकदम से, उसने छींक मारी, ठीक है, उसने क्या किया, एकदम से स्नीज, छींक मारी अगर उसने, तो उसके जो छींक मारी है तो वहाँ कुछ मॉइस्चर, मतलब थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें निकलती हैं, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, ठीक है। अगर वहीं आसपास कोई हेल्दी पर्सन हुआ तो उस तक वो वायरस ट्रांसफर हो जाता है, जो कोल्ड का वायरस है, ठीक है, वो उस तक ट्रांसफर हो जाता है। तो किसके थ्रू हुआ, कहाँ मारी उसने छींक, उसने मारी हवा में छींक, ठीक है। तो हवा के थ्रू वो बीमारी दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। अब जैसे फूड से है, फूड जो होता है वो अगर स्पॉइल हो रखा है, खराब हो रखा है, खराब कौन करता है, बैक्टीरिया ही करते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या करता है, फूड को खराब कर देता है, उसी को तो फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा फूड अगर कोई खा लेगा,
ठीक है। जो हेल्दी पर्सन अगर ऐसा कोई फूड खा लेगा जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ने खराब कर रखा है, किसी और बैक्टीरिया या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जैसे एस्परजिलस फंगी, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एस्परजिलस फंगी ने जो फूड खराब कर रखा है, अगर उसको खा लिया किसी ने तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे उसको डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। तो ये तो होती है कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो संक्रामक, जो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, अगर आप सेफ वाटर नहीं पियोगे, ठीक है, क्लीन और सेफ वाटर नहीं पियोगे तो आपको क्या होगा, हैजा होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो है कम्युनिकेबल डिसीज। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें तो ये ऐसे नहीं फैलती हैं। ये कैसे फैलती हैं, ये या तो जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी, जैसे ये एक पीढ़ी है, इसका बेबी, इसका बच्चा, ठीक है, जैसे ये फादर है, ये इसका सन है, तो या तो वो जेनेटिक्स होती हैं, ठीक है, या तो वो जेनेटिक्स होती हैं या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती हैं, जैसे कि कैंसर की बीमारी हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चंस देखेंगे और आप अच्छे से वीडियोस को देखना, पढ़ना और समझना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझसे जुड़े रहना, इसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।